नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो शामली महापंचायत से जुड़ी खबर, जहां किसानों को जुटना यहां पर शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर से शामिल हो रहे हैं। तिरंगा लेकर ढोल नगाड़ों के साथ किसान पंचायत में पहुंचे हैं। तो किसान पंचायत स्थल पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं। जिले में पहले से ही धारा 144 लागू है। बता दें, शामली में यह महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। आरएलडी की तरफ से पहले ही ऐलान कर दिया गया कि महापंचायत तो होकर रहेगी, चाहे कोई अनुशासन की बात हो, चाहे कोई परमिशन की बात हो, ऐसा ऐलान सामने किया गया। लेकिन वही हम आपको पहले बता दें, धारा 144 लागू है। एसडीएम ने अनुमति नहीं दी। साफ कहा गया कि 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसको देखते हुए अनुमति नहीं दी जाएगी। तो वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी किसान बड़ी संख्या में ट्रैक्टर, तिरंगा, ढोल नगाड़ों के साथ वहां शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको शामली से दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। सुबह से ही जहां तैयारियां चल रही थी और अब किसानों का जुटना वहां पर शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर से शामिल हो रहे हैं। तो शामली महापंचायत में किसानों का जुटना शुरू हो गया है। एक तरफ अगर हम देखेंगे तो आरएलडी का जो ऐलान सामने आया था, उससे पहले प्रशासन की तरफ से कह दिया गया था कि महापंचायत आयोजित नहीं की जाएगी। अनुमति नहीं दी गई थी। एसडीएम ने जो हवाला दिया था, कई कारण सामने आए थे। उनमें से मुख्य कारण जो था, 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसको लेकर कहा गया कि अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन फिर भी आरएलडी के जो वहां पर नेतागण मौजूद थे, उनका ऐलान ये सामने आया कि ये पंचायत तो होकर रहेगी। वहीं आपको बता दें, इस महापंचायत में मुख्य अतिथि के रूप में आरएलडी नेता जयंत चौधरी को बुलाया गया। तो महापंचायत शुरू हो चुकी है, जहां किसान पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ किसान पहुंच रहे हैं। शामली महापंचायत में जो है किसानों का जुटना शुरू हो चुका है। तस्वीरें दिखा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह हमारे साथ मौजूद है। अनिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। Before making a call, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान निकल रहे हैं, महापंचायत में पहुंच रहे हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें, धारा 144 पहले से ही लागू कर रखी है। अनुमति नहीं दी गई है महापंचायत को। उसके बावजूद भी आरएलडी की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि हम पंचायत तो करके रहेंगे। तस्वीरें देखिए, ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ तिरंगा लेकर निकले हैं किसान। जनवरी को भी तिरंगा लेकर किसान निकले थे। और जो एक बार फिर से बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। जी अनिला जी, आज अनुमति ना मिलने के बावजूद भी ये महापंचायत शुरू की जा रही है और किसान बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, महापंचायत करेंगे, ठीक है, पर थोड़ा प्रशासन की भी सुन लेना चाहिए जी। ये बनाना रिपब्लिक नहीं है। देश जो है कानून से चलता है। आपको अपनी बात कहनी है, आप अपनी बात कहिए, पर जो कानून है उसको पढ़कर मत सुनिए। लेकिन ठीक है, जो वायदे महापंचायत की जा किसानों रही के है। नेता कर रहे थे, हाँ। और मैं राकेश टिकैत जी और नरेश टिकैत जी से भी जानना चाहूंगी जी कि आपने कहा कि कुछ भी ऐसा गलत नहीं हुआ होगा। 26 को हमने देखा, आज जो हम शामली में देख रहे हैं कि बिना अनुमति के महापंचायत कर रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? जी अनिला जी, सवाल यहाँ पर महापंचायत को लेकर नहीं है। महापंचायत तो हो रही है, ठीक है, किसानों की बात अपनी जगह सही है, लेकिन यहाँ किसानों से ज्यादा जो है नेता दिख रहे हैं। और आरएलडी का तो ऐलान भी सामने आ गया कि अनुमति नहीं है, कोई बात नहीं, हम तो पंचायत करके ही रहेंगे। मैं आपसे वही कहना चाह रही हूँ कि राकेश टिकैत जी को ये बात समझनी चाहिए कि जो आप शुरुआत से एक स्टैंड लेकर चले थे कि हमारे मंच पर राजनीतिक पार्टियों का साझाकरण नहीं होगा, आप आज साझा कर रहे हो उन सभी राजनीतिक दलों को। तो मैं तो एक संदेश देना चाहूंगी राकेश टिकैत जी और उनके जो फॉलोअर्स हैं कि भाई आरएलडी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, इनका हाल वही है। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये डूबी हुई पार्टी है, ऐसा ना हो राकेश टिकैत जी जो प्रोटेस्ट लेकर चल रहे हैं उसको भी ये पूरा डुबो दें। बिल्कुल ऐसा जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर अब जो किसान आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं और ऐसे में राजनेताओं का बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, कैसे मैनेज करेगी सरकार? सरकार बिल्कुल मैनेज करेगी। देखिए, संविधान ने आपको अगर अधिकार दिया है, राइट टू स्पीच, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट फॉर एक्सप्रेशन, आप वो सब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल करिए। पर
आप जो है कानून से ऊपर उठकर नहीं चलेंगे। एक सरकार का दायित्व होता है कि अपने राज्य में और अपने देश में जी कानून व्यवस्था को नियमित रूप से चलाए, ठीक ढंग से चलाए। हाँ। अगर कानून हाथ में लेंगे तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप हर कुछ भी कर लोगे, हम छोड़ देंगे। हमने देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी इसमें किस प्रकार से शामिल है। हाथरस में भी हमने देखा था जब पूरी वेबसाइट आ गई थी टूल किट के रूप में, और अभी भी हमने देखा है कि ग्रेटा थनबर्ग के माध्यम से पता चल गया कि टूल किट जो है इनको साझा की गई थी कि कैसे दंगे किए जाए, कैसे उनसे बचा जाए, किस प्रकार से सरकारों के विरुद्ध कहा जाए, किया जाए। तो राकेश टिकैत जी को इस चीज को समझना चाहिए। जयंत चौधरी जी जो है केवल और केवल अपनी राजनीति और अपनी राजनीतिक दल को बढ़ाना चाहते हैं। किसानों के साथ जी अगर वो वाकई में खड़े होते तो पहले भी दिख जाता। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसान महापंचायत के लिए निकल चुके हैं, बड़ी संख्या में किसान यहाँ जुट रहे हैं। आरएलडी तमाम नेतागण भी वहां पर मौजूद रहेंगे। आरएलडी के नेता जयंत चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर बुलाए गए हैं। बता दें ये बड़ी संख्या में जो किसान निकले हैं, तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रैक्टर, झंडा और नगाड़ों के साथ ये किसान निकले हैं। शामली में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासन ने 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी उसका हवाला देते हुए अनुमति नहीं दी है। किसानों का भला और तीनों किसान कृषि कानूनों की वापसी। कितनी भीड़ आने की यहाँ अनुमान लगाया जा रहा है? पंचायत में कोई अनुमान नहीं होता, लेकिन आप देख लीजिए, शुरुआत है, आगाज है अभी तो, अंजाम तो आप शाम तक देखिएगा। अच्छा, कितने राजनीतिक दल यहाँ मौजूद रहेंगे? इस समय कोई राजनीतिक दल इसमें मौजूद नहीं रहेगा, सब किसान मौजूद रहेंगे। पंचायत में मेन मुद्दा तो वही है, बिल वापसी का। जो काला कानून आया है इसको वापसी किया जाए। और पंचायत में तो सभी लोग आएंगे, सभी तरह के लोग हैं यहाँ। किसी तरह का कोई बड़ा निर्णय भी लिया जाएगा यहाँ पे? बड़ा निर्णय अब जो पंचायत तय करेगी वो उसके साथ सब किसान लोग हैं। पंचायत में मेन मुद्दा तो वही है, बिल वापसी का। जो काला कानून आया है। संवाददाता सचिन जौहरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, आपसे पूरी जानकारी लेंगे। इस वक्त धारा 144 लागू होने के बावजूद बड़ी संख्या में यहाँ किसान देखे जा रहे हैं। शामली महापंचायत के लिए जो किसान जुट रहे हैं वो तस्वीरें हम आपको इस वक्त लगातार दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। धारा 144 लागू है और प्रशासन की तरफ से अनुमति भी नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद भारी संख्या में किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ तमाम राजनेता भी जिनके बयान सामने आए। आरएलडी की बात करें तो साफ ऐलान की पंचायत तो होकर रहेगी, जिसको देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। साफ देखा जा सकता है कि 26 जनवरी को जो भी कुछ हुआ, जिस तरीके की हिंसा की तस्वीरें सामने आई, झंडा लेकर, डंडा आगे लेकर किसान चले हैं, उस तरीके से किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना घटित हो, उसको देखते हुए यहाँ पर प्रशासन पहले ही मुस्तैद हो चुका है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। एसडीएम ने कई कारणों का हवाला देते हुए अनुमति नहीं दी, लेकिन बावजूद इसके महापंचायत आयोजित की जा रही। तो तस्वीरें देखिए जरा, तैयारियां सुबह से ही जारी थी। संवाददाता सचिन जौहरी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, इस वक्त की तस्वीरें क्या कह रही हैं, क्योंकि धारा 144 लागू है फिर भी वहां पर किसान पहुंच रहे हैं? देखिए, आपको बता दूं, जिस तरह से 144 लगाई गई थी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि भीड़ में कुछ कमी आएगी, लेकिन जो तस्वीर फिलहाल इस समय है, चारों तरफ से भारी जमावड़ा लोगों का यहाँ पर पहुंच रहा है और भारी भीड़। ऐसा लग रहा है कि अब तक जितनी पंचायत हुई है सबका रिकॉर्ड तोड़ेगी ये भीड़। तो ऐसे में अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें, भारी संख्या में पुलिस बल भी दिखाई दे रहा है, लेकिन तमाम वो राजनेतागण जो वहां पहुंच रहे हैं, पहले किसानों ने कहा था हम समर्थन नहीं लेंगे नेताओं का, लेकिन ऐसे में क्या कुछ और सामने आ सकता है? देखिए, आपको बता दूं, अभी जो पंचायत के आयोजक हैं उन्होंने जो फील्ड में नेताओं के पोस्टर लगे हुए थे, बैनर लगे हुए थे, सभी हटवा दिए। उनका कहना है कि किसी भी राजनीतिक दल की बात यहाँ पर नहीं होगी, ये पंचायत सिर्फ किसानों की है और किसानों की यहाँ पर बात होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सचिन। शामली से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां किसान जुटना शुरू हो गए। और लखनऊ से खबर, जहां गौ संरक्षण केंद्रों को रोजगार का जरिया बनाएगी सरकार। सीएम योगी ने स्थानीय लोगों की सहभागिता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, तो गौ संरक्षण केंद्रों की व्यवस्था को और बेहतर बनाएगी योगी सरकार। गौ संरक्षण केंद्रों को समय पर धनराशि उपलब्ध कराने के अफसरों को निर्देश
पशुओं की नस्ल सुधार की दिशा में काम करने की बड़ी योजना सामने आ रही है। तो गौ संरक्षण पर योगी सरकार के प्रमुख कार्य किए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें 98,34,000 से अधिक गौवंश की टैगिंग गौ संरक्षण के लिए की गई। तो गौवध निवारण कानून बनाया गया। 5,150 गौ संरक्षण केंद्रों में 5,26,000 से अधिक गौवंश संरक्षित है। तो गौ पालन पर पशुपालकों को धन देने वाला प्रथम राज्य है। 66,257 से ज्यादा गौवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को दिए गए हैं लाभ। तो गौ संरक्षण केंद्रों को रोजगार का जरिया बनाएगी सरकार, जहां लगातार योगी सरकार तमाम कोशिशें कर रही है एक और कदम विकास की राह में। और इस वक्त हमारे साथ जोनल एडिटर डॉक्टर वरुण उपाध्याय जुड़ गए हैं। डॉक्टर वरुण, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से योगी सरकार लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब गौ संरक्षण केंद्रों को रोजगार का जरिया बनाया जाएगा, किस तरीके से आगे इसको किया जाएगा? देखिए, संरक्षण केंद्रों को योगी सरकार ग्रामीण रोजगार का एक बड़ा जरिया बनाने जा रही है। कहीं न कहीं स्थानीय स्तर पे भी रोजगार प्राप्त होगा और गौ संरक्षण केंद्रों में भी अच्छे से काम हो सकेगा। प्रदेश भर में लगभग 5,000 से ज्यादा गौ संरक्षण केंद्रों को स्थानीय लोगों की संविधा के माध्यम से जोड़ा जाएगा और कहीं न कहीं वहाँ पेड़ पौधे लगाना, उनसे और भी चीजें, खाद सामग्री एकत्रित करना और उनकी देखरेख अच्छे से हो पाएगी। इसके लिए सरकार ने अनुदान भी दिया है और अभी मीटिंग करके जल्दी इस पे मुहर लगाई गई है, जिसपे कि शुरू हो जाएगा सारा काम। अगर हम बात करें जो योजना की बात की जा रही, कब से शुरू की जा सकती है? कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है जल्द ही, या फिर कोई तारीख निर्धारित की जा सकती है? नहीं, अभी कोई इस पे तारीख नहीं निर्धारित की गई है। अभी तो एक मीटिंग करके अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। इसमें बहुत सारी सूचियां अभी बनानी है कैसे किया जाएगा, क्योंकि ये प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पे लगभग 5,000 गौ संरक्षण केंद्रों पे शुरू किया जाएगा। इसका सबसे बड़ा लाभ उनको मिलेगा जो रोजगार के लिए पलायन था, वो पलायन रुकेगा। ग्रामीण स्थानीय स्तर पे लोगों को रोजगार मिलेगा और ग्रामीण लोग जो हैं उनको अच्छे से समझ भी है कि कैसे उसकी सेवा करनी है, क्या उससे लाभ है, क्या हानि है। तो उस स्तर पे एक बहुत बड़ा काम होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और वहीं कानपुर में अधिकारियों को वैक्सीन लगाई गई। मंडल आयुक्त तो डीआईजी, डीएम और एसडीएम सिटी ने लगवाई है वैक्सीन। फ्रंटलाइन वर्कर्स को अपनी में वैक्सीनेशन लगवाने की अपील की गई। तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अधिकारियों ने वैक्सीन लगवाई। बता दें, वैक्सीनेशन का दूसरा चरण चल रहा है, जहां वैक्सीनेशन को लेकर तमाम निर्देश जारी किए गए। और अब ये खबर हम आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कानपुर से, जहां वैक्सीन लगवाई गई है। तो कानपुर में अधिकारियों ने वैक्सीन लगवाई, तस्वीरें देखिए जरा। तो मंडल आयुक्त तो डीआईजी, डीएम और एसडीएम सिटी ने वैक्सीन लगवाई है। इस दौरान ये तस्वीरें स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं वैक्सीनेशन के वक्त की। साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर्स को अपनी बारी में वैक्सीनेशन के लिए अपील भी की गई है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए यहां पर वैक्सीनेशन कराया गया है। साथ ही साथ तमाम अधिकारीगण जो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने अपील की है फ्रंटलाइन वर्कर्स को कि अपनी बारी का इंतजार करते हुए वैक्सीनेशन करवाएं। तो 16 जनवरी वो तारीख थी जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ और अब वैक्सीनेशन को लेकर तमाम तरीके के जो निर्देश आ रहे हैं उनका पालन करते हुए आगे की प्रक्रिया जारी है। आज की ये तस्वीरें कानपुर की हम आपको दिखा रहे हैं। संवाददाता रामजी शर्मा हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। रामजी, आपसे पूरी जानकारी लेंगे। जो वैक्सीनेशन चल रहा है, अपील की गई है फ्रंटलाइन वर्कर्स से, क्या कुछ सामने आ रहा है? बिल्कुल, जैसा कि सभी जानते हैं कि कोरोना को लेकर के जो कोरोना वायरस हुआ था, जिसको लेकर पूरा देश ही ने पूरा सभी लोग उस तक परेशान थे, जिसको लेकर कोरोना वैक्सीन बने और सभी को मिले और कोरोना जैसी महामारी से बचा करते, जिसको लेकर के इसका पहले ट्रायल हुआ और उसका 16 जनवरी से लगातार वैक्सीनेशन का जो कार्य है वो चल रहा है। और जो अभी सरकारी कर्मचारी जो है उनको पहले जो कोरोना जो वैक्सीन बननी है वो लगाया जा रहा है। जिसके क्रम में आज जो कोरोना वैक्सीनेशन था उसमें डीएम, डीआईटी, कमिश्नर और एडीएम सिटी ने जिला अस्पताल उजलाम पहुंच करके कोरोना वैक्सीन दिया और साथ ही 20 मिनट का उन्होंने स्टे भी किया। जो कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद 20 मिनट का सबको स्टे कराया कि किसी तरह कोई दिक्कत होती है तो उसको समय रहते ठीक कर रहे थे। आज सभी बड़े अधिकारी जो मंडल कानपुर के हैं,
पीआईडी, डीएम और एडीएम सिटी ने कोरोना वैक्सीन लगाया। साथ ही उन सभी से अपील करी है कि जब जिसकी बारी आए कोरोना वैक्सीन लगाने को उससे लगाए, क्योंकि कोरोना वैक्सीन सुरक्षित है, इससे किसी तरह कोई हानिकारी नहीं है, जिससे कि जो कोरोना वायरस, जो महामारी जिसने पूरे देश को जकड़ोल कर रखी है, उससे निपटा जा सके और कोरोना वायरस को पूरी तरह जड़ से खत्म किया जा सके। जी, अगर हम वैक्सीनेशन का जो ऑब्जर्वेशन पीरियड है, जैसे कि आपने बताया 20 मिनट का जो वक्त दिया गया, क्योंकि पिछले जो चरण की बात करें तो कुछ लोगों में साइड इफेक्ट्स दिखे, जैसे दर्द, बुखार, इस तरीके के कोई साइड इफेक्ट्स दिखे हैं क्या, कोई सिम्टम्स? जी, पहले जब 16 जनवरी को कोरोना वैक्सीनेशन का जब स्टार्ट किया गया था, तब 30 मिनट का समय रखा है, आधे घंटे और जो टाइम था उसमें रखा गया, लेकिन अब वो घटा करके 20 मिनट कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल अभी कानपुर की बात करें तो कोरोना वैक्सीनेशन का जो ट्रायल हुआ है, जो लगाया गया सरकारी कर्मचारियों को, फिलहाल किसी के अंदर ऐसा कोई सिम्टम देखने को नहीं मिला है जिससे कि कोई भी इस वैक्सीनेशन का कोई भी दुष्प्रचार या दुष्प्रभाव सामने आया हो। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया राम जी। तो कानपुर में अधिकारियों को वैक्सीन लगाई गई है, तस्वीरें बेहद अच्छी आ रही हैं कि कोई भी सिम्टम्स अभी नहीं देखे गए हैं वैक्सीन के ऑब्जर्वेशन पीरियड के दौरान। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो प्रयागराज से खबर, जहां मंत्री नंद गोपाल नंदी पर हमले का मामला सामने आया है। एमपी एमएलए कोर्ट में हमले के सबूत रखे गए। हमले के सबूतों को विवेचक ने पहचाना तो विवेचक एके निगम की कोर्ट में गवाही हुई है। मामले में 15 फरवरी को फिर सुनवाई होगी। तो मामले में पुलिस की तरफ से सनसनीखेज हत्याकांड और जानलेवा हमले के सबूत कोर्ट में सामने रखे गए हैं। तो प्रथम विवेचक ने उन वस्तुओं को पहचाना है जिन्हें घटना में यूज किया गया था। तो इस दौरान विवेचक एके निगम ने कोर्ट को बताया कि किस प्रकार इस जघन्य घटना को अंजाम दिया गया, किस प्रकार दिलीप मिश्रा, विजय मिश्रा, महेंद्र मिश्रा की तरफ से राजेश पायलट की मदद से घटना को अंजाम दिलाया गया। माननीय एमपी एमएलए कोर्ट श्रीमान श्रीवास्तव जी की अदालत में स्टेट सरकार बनाम दिलीप मिश्रा का केस लगा हुआ था। यह वही केस है जिसमें उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर नंद गोपाल नंदी जी के ऊपर बम मार के जानलेवा हमला किया गया था। उस केस में आज प्रथम विवेचक श्री एके निगम की गवाही पुनः शुरू हुई और उन्होंने अदालत में उन वस्तुओं को पहचाना जो उन्होंने घटना के बाद मौके से बरामद की थी। घटनास्थल पर जो खून आलूदा मिट्टी थी वो आज कोर्ट में दिखाई गई। घटना के बाद जो आसपास मिट्टी पड़ी थी, जो दीवारों के निशान थे, वो दिखाए गए और ये बताया गया कि किस प्रकार से ये जघन्य हत्याकांड किया गया। ग्रेटर नोएडा डबल मर्डर मामले में बड़ी जानकारी हाथ लगी। बता दें, एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ के चचेरे भाई और भाभी थे मृतक। तो कमलनाथ के चचेरे भाई और भाभी थे मृतक नरेंद्र नाथ और सुमन। लूट का विरोध करने पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। दोहरे हत्याकांड के बाद पुलिस महकमे में खलबली मची है। तो ये वो फोटो दिखा रहे हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं, जो दंपत्ति जिनकी घर में घुसकर हत्या की गई है। बेखौफ बदमाशों ने घर में घुसकर इस दंपत्ति की हत्या की है। कमलनाथ के चचेरे भाई और भाभी थे ये दोनों मृतक नरेंद्र नाथ और सुमन, जहां घर में घुसे थे बदमाश और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि लूट का विरोध करने पर यह हत्या की गई है। तो दोहरे हत्याकांड के बाद पुलिस महकमे में खलबली मची है। लेकिन आपको बता दें, घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। बड़ा सवालिया निशान महकमे पे खड़ा होता है। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि अल्फा 2 सेक्टर में I-24 मकान में 2 डेड बॉडी प्राप्त हुई हैं। नरेंद्र नाथ जिनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक है और सुमन नाथ जिनकी उम्र 65 वर्ष के आसपास है। घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम, पुलिस की टीम मौजूद है। देखने से यह लग रहा है कि इसमें कुछ लोग आमंत्रित किए गए थे जिनके साथ बैठ करके लीकर का सेवन किया जा रहा था। गिलास, दारू की बोतल, चाउमीन, मोमोज, सिगरेट के टुकड़े, बीड़ी के टुकड़े आदि मिले हुए हैं। घर वालों का भी शक है कि निश्चित तौर पे बाहर से आए हुए व्यक्तियों का ये घटना कारित की गई है। इसमें पुलिस की कई टीमें बना दी गई हैं। घटना का शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा।
ललित पंडित संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ललित, जांच चल रही है और सामने जो आया है वो कमलनाथ के चचेरे भाई भाभी बताए जा रहे हैं, अब क्या और कुछ सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, आज सुबह की जो अल्फा टू सेक्टर के I-24 मकान के अंदर दो सीनियर सिटीजन दंपति का सब मिलने की जानकारी पुलिस को मिली थी। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती है उसके बाद में वहाँ जांच पड़ताल करने पता लगता है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के चचेरे भाई और भाभी दोनों मृतक में उनका होना पाया जाता है। उसके बाद में तुरंत आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचते हैं और जांच में जुट जाते हैं। वहीं साथ में इस मामले की खुलासे के लिए डीसीपी ग्रेटर नोएडा के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया है और अलग अलग टीमों को इस काम पर लगा दिया गया है कि जल्द से जल्द जो इनके साथ मजदूर की जिस तरह से यहाँ पर देखने को मिला है कि रात में बैठकर इनके द्वारा शराब का सेवन किया गया था, कि इनके यहाँ पर जो लोग इनसे मिलने आए थे उनके द्वारा शराब का सेवन किया गया था और उसके बाद में इस घटना को अंजाम दिया गया। तो कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों पर टका और उनको तलाश करने का प्रयास पुलिस की टीमों के द्वारा किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ललित। और जौनपुर से खबर, जहां सपा नेता लखनदर यादव की हत्या का मामला सामने आया। बता दें 4 दिन पहले सपा नेता की हत्या हुई थी और इस मामले में अभी तक पुलिस के हाथ कोई सबूत, कोई सुराग नहीं लगा। खाली हाथ है पुलिस के। परिजनों ने सीएम योगी से न्याय की गुहार भी लगाई है। बता दें परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही करने का आरोप भी लगाया। साथ ही ये भी कहना है परिजनों का कि किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही पुलिस की तरफ से। तो ये बड़े आरोप परिजनों की तरफ से। मामला तो यही है कि भाई के साथ जो इस तरह से हादसा हुआ और उसमें जो है मुझे सही ढंग से पुलिस प्रक्रिया जो है संतुष्टि नहीं दे पा रहा है, न तो जो है कि आशा है कि इनसे हमको जो है कोई संतुष्टि मिल पाएगी। इनकी शुरुआती दौर ही जो है कि हमारे परिवार के साथ, हम लोगों के साथ जो है कोई अच्छा नहीं दिखता है। क्या आप मांग कर रहे हैं सरकार? हम लोगों को मांग तो यही है कि जो सही अपराधी है उसको जो है तत्काल खुलासा करें। तो मामला ये है कि 1 तारीख को जो 8 बजे हुआ उसके बाद जीआरपी पुलिस को इमीडिएट पता चला था। तो उन लोगों का ये हुआ कि उन्होंने वहाँ जाके जो चीज़ें की, जैसे उनका चश्मा हटा के फेंक दिया झाड़ी में, ब्लड साफ कर दिया, ले जाकर पानी डाल दिया, और उनका ये मोबाइल भी उन्हीं के पास है या उन्होंने फेंक दिया या अपराधी ले गए। 2 लोगों के पास हो सकता है, या तो अपराधी लेकर चले गए या वो रखे हैं। तो इसको लेकर 1 तारीख से ही हम लोग इमीडिएट में जैसे 9-10 बजे तक ये हुआ कि फ़ोन कहाँ है उसके लिए कोई चीज़ें होनी चाहिए, पता चले, सर्विलांस पे डालें, और साथ में कॉल भी किए हम लोग। 12-1 बजे तक चलता रहा। तो इस पे अभी तक तो कोई अपडेट नहीं मिला है। तो मामला ये है कि तो जौनपुर से एक खबर, 4 दिन पहले सपा नेता की हत्या हुई थी और पुलिस के हाथ कोई भी सबूत नहीं लगा। परिजनों का लगातार कहना कि पुलिस इसमें लापरवाही कर रही है, कार्रवाई नहीं कर रही है, लगातार परिजनों के आरोप है। मजबूरन अब परिजनों ने सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है। सपा नेता लखनदर यादव की हत्या हुई थी 4 दिन पहले। पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है उसमें लगातार परिजनों का यही आरोप कि नहीं की जा रही कार्रवाई, ढील की जा रही। और बड़ी खबर आ रही है बुलंदशहर से, जहां मिट्टी ढहने से हादसा हुआ है। मिट्टी की ढांग गिरने से 3 मजदूर दब गए। 2 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया, हालांकि एक मजदूर अभी भी मिट्टी में दबा है, इसकी आशंका जताई जा रही है। तो मजदूर के रेस्क्यू का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। मिट्टी में 3 मजदूरों की दबने की सूचना आई थी, 2 को सुरक्षित निकाला गया, एक के अभी भी दबने की आशंका जताई जा रही है। सियाना कोतवाली क्षेत्र के गांव बिगराव की घटना बताई जा रही। तस्वीरें वहां से आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिट्टी की ढांग गिरने से 3 मजदूर दबे हैं, जहां 2 को रेस्क्यू कर लिया गया और एक के अभी भी दबने की आशंका जताई जा रही। रेस्क्यू जारी है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां जेसीबी की मदद से कोशिश की जा रही है रेस्क्यू करने की। मिट्टी की ढांग गिरने से 3 मजदूर दबे थे। अशोक कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, आपसे पूरी जानकारी लेंगे किस तरीके से ये घटना घटित हुई और क्या कुछ अब की हो रहा है। बिल्कुल, आपको बताती है बुलंदशहर के शाहना कोतवाली क्षेत्र के बिगराव गांव में ये 3 मजदूर जाते हैं अपनी मजदूर करने, और वहां पर एक ट्वेल के पास में एक ट्वेल खोलते समय ये ढाई गिर गई है इनके ऊपर। 3 लोग इसमें दबे थे,
2 लोगों को कुशलता प्रशासन अधिकारी ने निकाल दिया है, पर एक जो मजदूर है अभी भी फंसा हुआ है और वो अभी बचाव कार्य चालू है, परंतु अभी भी 2 मशीन यहाँ पर लगाई गई है। जेसीबी की मशीन से उनको प्रयास किया जा रहा है कि मजदूर को कुशलता निकाला जाए, परंतु आलाधिकारी मौके पर मौजूद है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।